नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक नए सेगमेंट पर, जिसका आप लोग पीछे देख रहे होंगे, राज्य और राष्ट्र की अवधारणा। क्या राज्य और राष्ट्र की जो अवधारणा, या राज्य और राष्ट्र एक है या दोनों अलग अलग है? इन चीजों को समझने की जरूरत है आपको, क्योंकि कई बार आप लोग क्या करते हो कि राज्य को और राष्ट्र को एक साथ मिलाकर चल देते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समस्याएं आती हैं और छोटे छोटे वर्ड से ही यूपीएससी क्या करता है, क्लिक करता है, पूछेगा सीधा। और वहां पर क्या होता है कि इन्हीं शब्दों का अर्थ ना पता होने के कारण आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। दूसरा, कुछ चीजें मैं बीच में छोड़ रहा हूं, उन चीजों को पहले लेक्चर जब आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी वर्ड बोला था, उसका मतलब सभी लोग स्पष्ट करके बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। जिस तरह से इस समय पैटर्न चल रहा है यूपीएससी का, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो वहां पर ये सब चीजें संभव हैं कि ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाए। राष्ट्र और राज्य, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर जो राष्ट्र है वही राज्य है या जो राज्य है वही राष्ट्र है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, जब भी हम राष्ट्र की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं, जब भी राष्ट्र की बात आती है ये होती है हमारी सांस्कृतिक अवधारणा। क्या होता है? इसका अर्थ है सांस्कृतिक अवधारणा से। क्लियर है? और जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य का मतलब होता है राजनैतिक नैतिक अवधारणा है। अब देखो, दोनों का अलग अलग पॉइंट आया कि जब हम राष्ट्र की चर्चा करें तो राष्ट्र हमारा क्या है, सांस्कृतिक अवधारणा है, और राज्य हमारा राजनीतिक अवधारणा है। तो दोनों में यहां पर लग रहा है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो अब प्रश्न आता है कि राज्य का महिमा मंडल होना चाहिए या राष्ट्र का महिमा मंडल होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी आप लोगों के माइंड में आएगा कि भाई ये तो सांस्कृतिक अवधारणा निकल गई, ये राजनीतिक अवधारणा निकल गई, ये कल्चरल एस्पेक्ट है, अप्रोच हो जाएगा, ये आपका पॉलिटिकल अप्रोच हो जाएगा, ये कल्चरल हो जाएगा और ये पॉलिटिकल हो जाएगा। अब दोनों को समझने के लिए अगर हम यहां पर, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में जो आया वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। अच्छा, जो चीजें आप लोगों को नोट करना हुआ करे उतना नोट कर लिया कीजिए, है ना। लेकिन मेरा है कि मैं आप लोगों को जो पढ़ाता हूं और जो सेंटेंस लिखता हूं, उन सेंटेंसों का मतलब ये होता है कि आप लोग एक क्लास के बाद दोबारा फिर से इस क्लास को देखने के लिए ना आए। आप लोगों का नोट्स बन गया है तो सीक्वेंस से आप लोगों को चीजें एक डायग्राम और एक स्टोरी की तरह चलती हुई चली जाए, फिर आपको कभी अभिषेक तिवारी की जरूरत ना पड़े, है ना। क्योंकि आप लोग बार बार क्लास करोगे, बार बार पढ़ो, इससे अच्छा एक बार पढ़ के फिर उसके सेल्फ स्टडी और अपने याद करने का प्रोसेस शुरू करो, क्योंकि समय बहुत कम होता है चीजें करने के लिए। तो चलो, जब भी हम लोग यहां पर कि हम राज्य का महिमा मंडल करें मंडल करें या
या राष्ट्र का? ये अब तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना भी चाहिए। अर्थात अगर बात की जाए, इसका मतलब है कि हम राज्य के प्रति समर्पित हूं या राष्ट्र के प्रति। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारा समर्पण राज्य के प्रति है, राज्य के प्रति हो कि राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र के प्रति मौलिक रूप से ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे, क्योंकि एक तो कल्चरल अप्रोच हो गया, एक क्या हो गया, पॉलिटिकल अप्रोच। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हमारा समर्पण अब किसके लिए होगा, राज्य या राष्ट्र के प्रति। अब एक चीज और आया, एक माइंड में एक चीज और आ रही है, राज्य को मजबूत करना चाहिए या राष्ट्रवाद को। एक क्वेश्चन और आया, राज्य को हम लोगों को मजबूत करना चाहिए या राष्ट्रवाद को, या राष्ट्रवाद को। कुछ क्वेश्चन आप लोगों की इतनी बात आने से कि सांस्कृतिक अवधारणा, राजनीतिक अवधारणा, इसका मतलब है कि इस तरह से क्वेश्चन हमारे माइंड में आने लगते हैं। नहीं आते हैं तो आने चाहिए। आप लोग क्या है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, मजाक नहीं है, बहुत गंभीर एग्जाम है। हमेशा मैं बोल रहा हूं बहुत गंभीर है, लेकिन बहुत आसान भी है। जितनी गंभीरता है इसमें उतनी ही आसानी है, क्योंकि हमें बस हर चीज क्लियर है। हम जो पढ़ते हैं वो हमारा क्लियर होना चाहिए, वहां पर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। जब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आपकी चीजें क्लियर रहेंगी, तो आपके पास लिखने के लिए, बताने के लिए बहुत ढेर सारे शब्द आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं राष्ट्रीयता पर। राष्ट्रीयता, क्योंकि यहीं से राज्य और राष्ट्र दोनों निकलेंगे। अब समझो यहां पर राष्ट्रीयता क्या है। यह एक प्रजाति, धर्म, संस्कृति तथा, नोट करिएगा, राष्ट्रीयता की जब बात की जाती है तो यह एक प्रजाति, एक धर्म, एक संस्कृति, एक भौगोलिक क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र या सघनता। सघनता के कारण निकटता है। इन तीनों के साथ ये क्या है, भौगोलिक सघनता के साथ एक निकटता है। अब देखो इतनी चीजें आ गई यहां पर।
अब इसके बाद तथा सामान्य चेतना या सामान्य हित, ये सामान्य चेतना पहले लिखिए, सामान्य चेतना एवं सामान्य हित के कारण एकता से प्रेरित है। एक प्रजाति, एक धर्म, एक संस्कृति, एक भौगोलिक क्षेत्र, वहां की सघनता की निकटता है, ठीक, उसमें सामान्य चेतना, सामान्य हित के कारण एकता से प्रेरित है। समझे? इसका मतलब क्या निकला? इस पूरे स्टेटमेंट का एक मतलब निकल रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक धर्म मानने वाले लोग एक राष्ट्र के, क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो इस सिनेरियो से तो एक मतलब आप लोगों के सामने निकल आ रहा, मतलब एक प्रजाति, मान लेते हैं कि ये कोई एक्स प्रजाति है और ये सभी वाई धर्म का पालन कर रहे हैं, इन सभी का एक कल्चर है, एक संस्कृति है जो एक्स है, ठीक, ये सभी एक भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ निवास कर रहे हैं। इनकी जो चेतना है वो क्या है? वो बी, वो सभी की एक जैसी है। और यहां पर सी की बात करें तो ये सी सभी का एक समान हित है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि एक धर्म मानने वाले लोग एक राष्ट्र होंगे। इसका मतलब है कि एक धर्म को मानने वाले लोग एक राष्ट्र होंगे। यहां से तो यही चीजें समझ में आ रही हैं कि कुछ और आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वो मुझे बताने का प्रयास करें। अगर हम लोग देखें, कह रहा है कि एक प्रजाति, एक धर्म, एक संस्कृति, एक भौगोलिक क्षेत्र जहां पर सभी लोग एक साथ निवास कर रहे हैं, सामान्य हित और सामान्य चेतना के कारण एकता से प्रेरित है, ठीक। तो इसका दूसरा भी एक कारण निकलता है, एक मतलब और निकल रहा है। इसका दूसरा मतलब क्या है? अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अलग अलग राष्ट्र के होंगे। पहला पॉइंट क्या था हमारा? एक धर्म को मानने वाले लोग एक राष्ट्र होंगे। जब एक धर्म को मानने वाले लोग एक राष्ट्र होंगे तो इसका मतलब तो ये भी निकल रहा है ना, इसका मतलब यह है कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग
मानने वाले लोग अलग अलग राष्ट्र होंगे, अलग राष्ट्र होंगे। कॉमन सी बात है। जब मैंने कहा कि एक धर्म को मानने वाले लोग का मतलब एक राष्ट्र होगा, तो इसका मतलब यह भी तो निकलेगा इस लाइन से, जो लाइन हम लोगों ने यहां पर अभी कोट की है, एक प्रजाति, एक धर्म, एक संस्कृति, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करना, उनके सामान्य हित हो, सामान्य चेतना हो, उससे वो उस चेतना के कारण वो प्रेरित हों। प्रेरित होने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, एक धर्म को मानने वाले लोग ही एक राष्ट्र होंगे, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अलग अलग राष्ट्र होंगे। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहां पर अगर एग्जाम्पल में हम भारत को ले, एग्जाम्पल, और भारत को लिया जाए, तो भारत की अपनी एक खासियत है। भारत को समझें, यहां पर क्या है, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं भारत में, विभिन्न संस्कृतियां हैं, है ना। भारत में अगर देखा जाए तो विभिन्न धर्म हैं। जैसे अगर धर्म को हम कैटेगराइज करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जनजातियां, सबकी अपनी अपनी कल्चर है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और अपनी अपनी क्या है, संस्कृतियां हैं। ठीक, अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताएं। तो इसका मतलब तो ये बता रहा है कि भारत में क्या हो, एक राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी। इसका मतलब तो यही है कि हम जब भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में एक राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी। ये कॉमन फिनोमिना है। अगर हम लोग इस फिनोमिना को पकड़ के चलें तो यहां आप लोगों को एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि भैया अगर इस तरह की ये जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कि भाई एक प्रजाति, एक धर्म, एक संस्कृति और एक जैसा भौगोलिक क्षेत्र हो, वहां पर सभी लोग निवास करते हो, सामान्य चेतना हो और सामान्य हित निहित होने के कारण ये क्या कहलाएंगे, राष्ट्र कहलाएगा। तो भारत में तो विभिन्न धर्म पाए जाते हैं और विभिन्न धर्म के लोग निवास भी कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियां हैं। यहाँ पर कौन कौन से, इतने तो हमने लिख डाले, और भी होंगे। ठीक, तो यहां पर क्या है कि भारत में एक राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी। अगर उस दृष्टिकोण से, परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें, अगर परिभाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो
ठीक। इतनी चीज क्लियर हो रही है सभी लोगों को। अब देखो उस बात का, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी जनजाति, ठीक। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी संस्कृति अलग हो गई, संस्कृति अलग है। यहां पर देखो इनकी संस्कृति क्या है, संस्कृति अलग है, इनकी संस्कृति अलग, सेम 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 सेम। तो अगर हम बात करें तो सबके धर्म अलग हैं तो संस्कृतियां भी अलग होंगी। तो इस धारणा के अनुसार भारत में अनेक राष्ट्र की भावना निहित है। इसके अनुसार भारत में अनेक राष्ट्र की भावना निहित है। ये तो समझ में आ रहा क्यों? अगर यहीं पर निहित है क्यों, अब ये आ गया क्यों। आखिर ये धारणा अनेक राष्ट्रों की निहित है तो क्यों? क्योंकि अगर देखें, क्योंकि प्रजाति धर्म संस्कृति से जुड़े लोग अपनी संस्कृति और धर्म ही श्रेष्ठ मान रहे हैं। क्योंकि प्रजाति संस्कृति धर्म से जुड़े लोग अपनी संस्कृति और धर्म को ही अपनी संस्कृति एवं धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। यही तो लाइन आएगी, क्योंकि भाई मैं हिंदू, मेरे कल्चर, मेरे स्पिरिचुअल, ठीक। अगर हम देखें तो हम अपने धर्म को, हमारी संस्कृति है, हम इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मुस्लिम है, मुस्लिम के कल्चर, मुस्लिम की संस्कृति, मुस्लिम का धर्म, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। सिख की बात कर लें तो सिख लोगों का अपना एक संस्कृति है, उनका अपना एक रिलीजन है, धर्म है, उसको वो उच्च मानेंगे, श्रेष्ठ मानेंगे। इसी तरह सारे धर्म के लोग अपने धर्म को और संस्कृति को जब श्रेष्ठ मानेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पर क्या हो जाएगा, अनेक राष्ट्रों की भावना निहित हो जाएगी उस अकॉर्डिंग, कि हर प्रजाति अपने धर्म को
जब श्रेष्ठ मानेगी तो नॉर्मल सी बात है वो दूसरे के धर्म को कैसे श्रेष्ठ माने। और चीजें यहां पर क्या आ जाएंगी, यहां पर समझने वाली बात है, अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा समझ सके तो समझने की बात यह आ जाएगी कि कोई भी वक्तव्य इन बातों को झूठा भी नहीं कह रहा है। अभी ये याद रखिएगा, इन बातों को हम गलत नहीं कह सकते, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या हो रहा है कि इतनी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं और ये चीजें तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी, ये चीजें हमें समझी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो परिभाषा पहले दी गई थी, ये डिफिनीशन क्या थी, पहले की है। परिभाषा, ठीक, एक राज्य, एक प्रजाति, एक धर्म, एक संस्कृति, भौगोलिक सघनता, चेतना, हित, ये पूरी की पूरी डिफिनीशन पहले की है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर हम भारत का मूल्यांकन कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, भारत में अनेक राष्ट्र की भावना निहित होगी। क्यों? क्योंकि प्रजातियों की संस्कृति, धर्म से जुड़े लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानेंगे और दूसरे के धर्म और दूसरे की जो संस्कृति होंगी उसको अपने से नीचा मानेंगे। तो भाई विवाद तो है ही है यहां पर। इसका लाइव एग्जाम्पल आपको कब देखने को मिला? 1947 से पूर्व भारत ही था, याद है सभी लोगों को। 1947 में भारत का विभाजन, 1947 में भारत का विभाजन होता है। एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत। 1947 से पूर्व भारत ही था, लेकिन 1947 पहुंचते पहुंचते हम लोग क्या हो गए, दो राष्ट्र, एक भारत के दो टुकड़े हो गए। यहां पर क्या हो रहा है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत आ गया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत आ गया। ठीक, अब वर्ड याद रखना है। मैंने कहा द्विराष्ट्र, दो देश का नहीं कहा है। यहां पर दो देश का विचार नहीं, दो राष्ट्र का विचार आया। का विचार आया, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। अब यहां पर प्रश्न आता है कि दो राष्ट्र का विचार क्यों आया? अब
प्रश्न बनता है कि तो राष्ट्र का विचार क्यों आया? आप लोगों को जो लिखना है वही लिखिएगा। मैं इसलिए लिखता चलता हूं क्योंकि आप लोग सीक्वल में बने रहें। जिनको लिखना होगा वो लिख लेंगे, जिनको नहीं लिखना होगा वो ना लिखें, ठीक है। तो अब बात आती है, ये बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। देखो, द्विराष्ट्र की बात की गई, दो देश की बात नहीं की गई। अब देखो, भारत क्या था? भारत में हिंदू आबादी ज्यादा थी। भारत में हिंदू, अगर हम कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू मानने वाले लोगों की आबादी ज्यादा थी ना। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अब पाकिस्तान का जो उदय किया गया, वो मेन उद्देश्य था पाकिस्तान में इस्लाम को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। पाकिस्तान में इस्लाम को मानने वाले लोगों का विचार अलग है। मतलब भारत में हिंदू धर्म मानने वाले लोगों का विचार अलग होगा, और जो इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे, जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम इस्लाम को मानता है, तो इस्लाम को मानने वाले लोगों का विचार अलग आएगा। देखो, यहां पर दोनों चीजों को समझना। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, वो किस आधार पर हुआ है? उस परिभाषा के आधार पर हुआ है। याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन किया गया है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। ठीक, और किस परिभाषा के आधार पर? उसका पीछे लॉजिक क्या था? अगर लॉजिक की बात करें हम यहां पर, उसके पीछे लॉजिक क्या था? तो लॉजिक समझो, प्रजाति धर्म एक प्रजाति धर्म संस्कृति तथा भौगोलिक सघनता
सामान्य हित एवं सामान्य चेतना के तर्क को दिया गया। था। क्या दिया गया कि भाई देखो, उन्होंने तर्क क्या दिया, समझो इसे। कहा गया कि जो मुस्लिम हैं उनका एक कल्चर है, वो एक धर्म को मानते हैं और उनको एक अलग जगह देनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, आपस में विरोध है, एक कहेगा मेरा उच्च, एक कहेगा मेरा ऊपर। ठीक, तो कहा गया कि जो पाकिस्तान है वो केवल और केवल मुस्लिमों के लिए नियुक्त हो जाए। जो पाकिस्तान का निर्माण किया गया कि एक प्रजाति, जो वर्ड यहां पर आ रहा है, एक प्रजाति, एक धर्म, एक संस्कृति, जब ये सभी लोग, सभी मुस्लिम एक जगह पर, सभी लोग कौन है, इस्लाम को मानने वाले, सभी का जो कल्चर होगा वो इस्लाम से रिलेटेड होगा, जो भौगोलिक सघनता होगी जहां पर ये निवास करेंगे वो सभी क्या होंगे, एक ही धर्म, प्रजाति और क्या संस्कृति के लोग निवास कर रहे होंगे। इन सभी के जो हित हैं वो भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक, इनकी जो चेतना होगी, कार्य करने की इकाई जो होगी वो एक समान होगी। इसलिए भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक, इनका विभाजन किया गया इस आधार पर, और कहा गया इससे राष्ट्रीयता की भावना होगी। इनके अंदर इस आधार पर क्या हो जाएगी, राष्ट्रीयता की भावना निहित होगी। इस आधार पर इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होगी। इनकी राष्ट्रीयता की जो भावना होगी वो डाइवर्सिटीफाई नहीं, क्यों, क्योंकि सभी इस्लाम को मानने वाले रहेंगे। तो जब सभी लोग मानने वाले रहेंगे तो पाकिस्तान के लोग क्या होंगे, पाकिस्तान की राष्ट्रीयता, वहां पर प्रेम लगाव जो रहेगा वो सब पाकिस्तान के लिए रहेगा। पाकिस्तान के लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ऐसा भाव लेकर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। और उसका आधार क्या था कि ये जो पुरानी थ्योरी थी, जिन महानुभाव ने दी थी ये थ्योरी, उसके आधार पर, उस लॉजिक के आधार पर भारत का विभाजन कर दिया गया। इसीलिए आप लोगों को पता होगा बापू इसका विरोध कर रहे थे। अब इसे ऐसे समझो कि मान लो ये कोई राष्ट्र है, ये कोई देश है, ठीक, एक बड़ा देश है, मान लेते हैं एक बड़ा देश। इस देश में बहुत लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग होंगे। यहां पर अलग अलग धर्म को
मानने वाले लोग होंगे। कॉमन सी बात है, ठीक। जब यहां पर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग होंगे तो ये ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये माना जाता है कि वो राष्ट्र कभी भी एक नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? तो यह माना जाता है कि इस स्थिति में जो आप लोगों को दिखाई दे रही कि कई अलग अलग क्या है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग यहां पर निवास कर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि यह माना जाता था, कह सकते हैं ये माना जाता था ही है, लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं इसलिए है कहेंगे। यह माना जाता है कि वह राष्ट्र कभी भी कि वह देश कभी भी एक नहीं हो सकता है, वो टूटेगा ही, आज नहीं तो कल। क्यों? क्योंकि धर्म और संस्कृति अलग अलग, क्योंकि यहां पर धर्म एवं संस्कृति अलग अलग है। पहले जो डिफिनीशन दी गई उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं कि अगर हर राष्ट्र के अंदर विभिन्नता है धर्म में, मतलब मान ले कि ये कोई क्या है, ये कोई एक्स राष्ट्र है और यहां पर विभिन्न धर्म है, यहां पर अनेक धर्म हैं, तो ये राष्ट्र कभी भी ऐसा नहीं है, ये देश ऐसा नहीं होगा कि ये बना हुआ ये देश है तो यहां पर जब विभिन्न धर्म पाए जा रहे हैं, जो धर्म बने हुए हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये देश कभी भी एक नहीं हो सकता है, मतलब इस देश के खंड खंड हो जाएंगे, ये देश कई भागों में टूट जाएगा। जैसे यूएसएसआर की बात करें, वो देश के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, तो यूएसएसआर एक बहुत बड़ा राष्ट्र था, ठीक। उससे टूटा क्या, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तो आप ये सब देख रहे हैं कि कितने भाग में टूट गया यूएसएसआर, है ना। तो उसी तरह से यहां पर भी बात की जा रही कि धर्म जब अलग अलग होंगे किसी देश के अंदर तो वह एक नहीं हो सकता है, कभी ना कभी वो टूटेगा अवश्य ही। तो इसका मतलब क्या है, ये कब की कहानी हम लोग देख रहे हैं। पहले ये माना जाता था, अब देखो ये मैंने आप लोगों को कहा था ना कि बीच में अभी एक ट्विस्ट आएगा। यह सिद्धांत
सिद्धांत पहले का है जिसे या इसे पूर्व में तो स्वीकृत प्राप्त थी, पूर्व में तो स्वीकृत प्राप्त थी, परंतु वर्तमान समय में इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये पूरी की पूरी स्टोरी उस टाइम पीरियड की है जिस टाइम पीरियड में हम लोग विभाजित हुए। वर्तमान समय में इस वैश्विक दौर में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। इस वैश्विक दौर में इस मान्यता को स्वीकृत प्राप्त नहीं है। समय में इस वैश्विक दौर में इस मान्यता को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। याद हुआ कि वर्तमान समय में जिसकी आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें इसको स्वीकृत नहीं दिया गया है। तो भैया ये जो अभी तक हमारे साथ 1947 में हुआ था, वो उस समय तो बैलेट था, लेकिन आज के समय में इस सिद्धांत को, इस स्टोरी को क्या किया जाता है? सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, नकार दिया गया है। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ है। वर्तमान समय में राज्य और राष्ट्र दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं? पर्यायवाची हो गए हैं। पॉइंट लिखेगा, वर्तमान समय में राष्ट्र एवं राज्य एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है कि अब राष्ट्र और राज्य की स्टोरी जो चलेगी वो एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। अर्थात अगर अब हम राष्ट्र को पकड़ेंगे, अब इस तरह की कुछ स्टोरी बन जाएगी इनकी। पहले पॉइंट, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग एक राष्ट्र में निवास करेंगे। पहला पॉइंट। विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग
एक साथ निवास करेंगे। विभिन्न, उसमें क्या था, एक धर्म, यहां पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ निवास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग, अब वर्तमान में राष्ट्र की स्थिति ये हो रही है कि विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहे हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ रह रहे हैं, भौगोलिक क्षेत्र में, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर रहने वाले लोग की निष्ठा एक शासन व्यवस्था के प्रति होती है। निष्ठा एक शासन व्यवस्था के प्रति होती है। ठीक, और जब इन सब चीजों को मिला दो तो क्या कहा जाता है, जब ये सारी चीजें एक साथ मिक्स्ड हो जाती हैं, मिल जाती हैं एक दूसरे से, तो यह माना जाता है कि वह एक राष्ट्र है। यह सभी मिलकर राष्ट्र का निर्माण करती हैं। मतलब अब आपके धर्म से मतलब नहीं है किस धर्म के हो, अब आपकी संस्कृति से मतलब नहीं किस संस्कृति में हो, आपके भौगोलिक क्षेत्र से अब आप लोगों को मतलब नहीं है कि हम लोग यूपी में रह रहे हैं कि एमपी में रह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं कि झारखंड में रह रहे हैं कि केरला में रह रहे हैं, तमिलनाडु में रह रहे हैं, आंध्रा में रह रहे हैं। ठीक, तो यहां पर देखो कि अगर हम चाहे कहीं के रहने वाले हों, चाहे लद्दाख के ही क्यों ना रहने वाले हों, ठीक, हम सब की निष्ठा किसके प्रति हो रही है, एक शासन व्यवस्था, इन द सेंस हम सब की निष्ठा किसके प्रति होती है, भारत सरकार के प्रति। ठीक, अब यहां पर ये मतलब नहीं है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, क्योंकि अभी डायग्राम चाहिए होगा तो वहां पर फिर अगर मिट जाएगा तो फिर कैसे होगा, राज्य एवं राष्ट्र।
अब आप हिंदू हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जनजाति। ठीक, अगर हम लोग इन सब को देखें तो इन सब को मिला दीजिए। सभी लोगों की निष्ठा क्या है? इस पूरे सर्किल को जो हम लोग देख रहे हैं, तो इस सर्किल को समझो, इस सर्किल में सभी की निष्ठा किसके प्रति है? एक शासन के प्रति है। सभी की निष्ठा सभी लोगों की निष्ठा एक शासन व्यवस्था के प्रति एक, थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, एक शासन व्यवस्था के प्रति है, तो यह माना जाता है कि वह राष्ट्र है। वह क्या है? अगर ये सारी चीजें, इन सब की जो सम्मिलित बात की गई कि इन सब की निष्ठा एक शासन व्यवस्था के प्रति है, तो माना जाता है कि वह एक राष्ट्र है। अब देखो, ये सभी लोग आए हैं, एक पॉइंट यहां पर आया, ये सभी लोग एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। क्या है? ये सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। अर्थात भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या कह लें? भारत। अब जब ये सभी लोग एक ही क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तो ये समझो, ये सभी क्या है? भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग हैं। यहां पर क्या है? यहां पर अगर हम लोग देखें तो अलग अलग धर्म एवं संस्कृति के लोग हैं। अब देखो, अलग अलग संस्कृति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन निष्ठा किसके प्रति है? यहां पर बात की जाए तो निष्ठा एक शासन व्यवस्था के प्रति है। एक शासन व्यवस्था के प्रति है। ठीक, तो भारत को एक राष्ट्र के रूप में माना जाता है। अगर यहीं पर अभी हम भारत की चर्चा कर रहे हैं ना, इसके मतलब यही हुआ, तो भारत को एक राष्ट्र के रूप में माना जाता है क्योंकि
क्योंकि भारत में धार्मिक विभिन्नता के साथ साथ सांस्कृतिक विभिन्नता सांस्कृतिक विभिन्नता होते हुए भी भारत के लोगों का, भारत के लोगों की निष्ठा एक शासन व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था के प्रति होती है। अब समझ में आ गया कि कितना भी घूम के लट्टू घुमाओ, लेकिन यहां पर क्या है कि भारत के लोगों के जो ये कहा जा रहा है, भारत एक राज्य या राष्ट्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि भारत में धार्मिक विभिन्नता भी है और धार्मिक संस्कृति और सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी पाई जाती। इसके बावजूद सभी व्यक्तियों का, भारत के चाहे वो लद्दाख से ले लें कन्याकुमारी तक, चाहे आप ले लें अरुणाचल से गुजरात तक, चाहे अंडमान निकोबार तक, तो ये सभी क्या हैं तो ये सभी अलग अलग देखा जाए। यहां पर विभिन्न प्रकार के लोग निवास कर रहे थे, जिनके धार्मिक विभिन्नताएं अलग अलग है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं अलग है। भाई अगर पूर्वोत्तर में निकलेंगे तो हर 5 किलोमीटर में जब ट्राइब्स बदलती है तो उनकी मान्यताएं बदल जाती हैं। ठीक, अपने यहाँ कहावत भी कही गई है, 5 कोस में बदले पानी पानी, इस तरह से कुछ है। वो भी कहा गया कि जब आप 2 से 3 किलोमीटर में जाते हैं तो पानी बदल जाता है, और जब आप 5 से 15 किलोमीटर की रेंज पकड़ते हैं, 30 किलोमीटर तक आगे बढ़ते हैं, तो लोगों के बोलने का टोन बदलता रहता है। तो ये कहावत पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं कही। उसका मतलब यही है कि जब आपकी धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी निष्ठा किसके प्रति है? भारत सरकार के प्रति है, एक शासन व्यवस्था के प्रति है। ठीक, तो जब इस तरह की निष्ठा होगी तो इस तरह की स्थितियां जब कहीं पर भी आपको देखने को मिलेंगी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वह एक राष्ट्र या राज्य के रूप में होगा। क्लियर है इतनी चीजें? अब आप लोगों को एक चीज याद दिलाता हूं। हम लोग कहते हैं भारत धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का देश है। कई बार आज भी आप लोग सुनने को पाते हैं कि भाई फलाने फलाने समुदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये इनकी आपस में बन नहीं रही है, ऐसा सुनते होंगे आप। ठीक, भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर समझने वाला पॉइंट ये है कि क्या होगा। एक तो पॉइंट ये क्लियर है ही है, 2 पॉइंट, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, इसके बावजूद भी हमारी आस्था अपने देश के प्रति है, अपने संविधान के प्रति है ना? ऐसा है ना? ये आप लोगों को कब देखने को मिलता है? 1962 का वॉर देखिए, 1965 का वॉर देखिए। चलिए इन दोनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर हम बात करें कारगिल युद्ध
उस समय संपूर्ण राष्ट्र क्या हुआ था, संपूर्ण राष्ट्र एक हो गया था, एक था। हर व्यक्ति जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, केवल और केवल आपकी आस्था किसके प्रति थी, अपने देश, अपने शासन व्यवस्था के प्रति थी, अपने तिरंगे के प्रति थी। तो आप क्या हो गए, किसी भी हद तक जाकर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब देखो, अभी चाइना के साथ हम लोगों का लगातार प्यार मोहब्बत चल रही है ना, क्योंकि मानता नहीं है ना चाइना हमारी बात, और ज्यादा नाराज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हम लोग अभी चाइना के साथ, एक एग्जांपल देता हूं, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोगों का राइट्स चाइना के साथ है, विवाद लगातार चाइना के साथ चल रहा। अभी चाइना ने वर्तमान में, अभी 3-4 दिन पहले की ही न्यूज है, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज किया। तो हमारे जो राजनाथ जी हैं, उन्होंने इसका बयान का पलट किया कि भाई अगर हम यही काम चाइना के साथ करें तो उसको कैसा लगेगा, तो ये काम बंद। तो यहां पर क्या है कि हम लोगों के अंदर जब ये सुनते हैं कि चाइना ने हमारे देश के साथ ऐसा करने का प्रयास किया, तो हम लोगों के अंदर क्या हो जाती है, हम लोग भूल जाते हैं उस समय कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन है सिख, कौन है ईसाई, कौन है यहूदी, कौन है पारसी, कौन है जैन। इसका मतलब है कि हम सब का ब्रेन कहां चला जाता है, एक शासन व्यवस्था, एक संविधान की तरफ हम लोग अग्रसर हो जाते हैं। मतलब हम लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता आती है कि वी आर इंडियंस, यही आती है ना, कि हम सभी भारतीय हैं और भारत की तरफ आंख उठाने वाले की आंख निकाल ली जाएगी। वहां पर आप हिंदू नहीं बसते हो, वहां मुस्लिम नहीं होता, वहां पर सिख नहीं आ रहा, ईसाई नहीं आ रहा, यहूदी नहीं आ रहा, जैन नहीं, पारसी नहीं, कोई भी जाति धर्म नहीं है। आपका कल्चर पीछे छूट जा रहा है, आपका धर्म पीछे छूट जा रहा है, आपकी राष्ट्रीयता पहले, क्योंकि आपकी जो श्रद्धा भाव है, जो आप लोगों के अंदर देश के लिए है, वो क्या है, एक है। विश्वास किसके प्रति है, भारत सरकार के प्रति है ना। जब भी हमारे पास कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं, कोई भी समस्याएं आती हैं हमारे देश पे, हमारी बाउंड्री लाइंस पर, ठीक, तो आज भी हम पाकिस्तान को अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजते हैं, आप सभी को पता है। ठीक, तो पाक का जो उदय ही हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ, और पुराने जो थ्योरीज थी राज्य की, उस थ्योरी के आधार पर, वर्तमान में थ्योरी क्या आ गई है उसके आधार पर समझिएगा। तो अब आप यहां पर ये समझिए कि राष्ट्र और राज्य वर्तमान समय में पर्याय तो हैं, पर्याय हो चुके हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, परंतु राष्ट्र, जब भी बात की जाएगी राष्ट्र की और राज्य की, तो वहां पर अगर आप लोगों को यहां पर ये लिख के दे दे, राजनैतिक अवधारणा है, अवधारणा है, और यहां पर इसके लिए लिखे सांस्कृतिक अवधारणा है, तो ये बिल्कुल राइट माने जाएंगे आज के समय में भी। ठीक, राजनीतिक और, लेकिन अगर वो डेप्थ में जाने का प्रयास करेगा तो नॉर्मल सी बात है, जितने पॉइंट आप लोगों ने अभी की क्लास में पढ़े हैं, समझे हैं, उनमें से कोई भी पॉइंट पर वो जाकर टिक जाएगा। जैसे कि हम लोग यहां पर बात करें, पहला पॉइंट हम लोगों का क्या था, पहले की जो राष्ट्रीयता थी, तो वो सीधा कह देगा एक प्रजाति, एक धर्म, एक संस्कृति, भौगोलिक सघनता और सामान्य चेतना हित के कारण एकता प्रेरित होती है। ठीक, अब ये कह देगा ये किससे संबंधित है,
तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। बहरहाल अगर आप लोगों ने क्लास की है सारी, ये वाली क्लास आप लोग सही तरीके से शुरू से एंड तक देखेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि स्टेट और राज्य और राष्ट्र की बात करेंगे, जब नेशन की बात होगी और स्टेट और नेशन को पूछेगा वो, तो आप लोगों के पास तर्क रहेंगे बोलने, लिखने और समझने का। वहां पर ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नहीं गलत होने पाएगा, क्योंकि अब जो यूपीएससी कर रही है पॉइंटर्स नहीं देती है। पहले हम लोगों में ऑप्शन दे रही है, आपके में स्टेटमेंट दे रही है और स्टेटमेंट में ही आप लोगों को क्लियर करना पड़ रहा है। तो आप लोग जब तक डेप्थ में चीजें क्लियर नहीं करोगे तो चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। और आप सभी को ईद की शुभकामनाएं ढेर सारी, ईद मुबारक हो सभी लोगों को। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और आप लोग बस लगे रहिए, धीरे 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 पकड़े हुए। बस इतना याद रखना कि दाएं बाएं नहीं देखना, अभी बस सीधे चलते रहो अपने लक्ष्य की तरफ। और लक्ष्य भेदना और लक्ष्य की प्राप्ति तक क्या होता है, अपने आप को संयमित करके चलना होता है। ठीक है, चलिए मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।